आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय बिल के बारे में बात करेंगे। पहले इसका बेसिक देखेंगे और साथ में इसका न्यूमेरिकल और जो जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में जो आपका, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपकी जो सब्सिडरी बुक्स होती है यानी बीआर और बीपी को इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि आपकी जो 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स है जिसमें से 6 सब्सिडरी बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल वाला जो चैप्टर है सब्सिडी बुक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये आप सभी को पता है कि ये कोर्सेज आपका एनर्जी डिपार्टमेंट की जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है वो जस्ट लास्ट अप्रैल या स्टार्ट मई में उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। जो भी इंटरेस्ट आती है वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पिन डाल रखा है, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले सूचना आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको जो भी नोट्स है और एमसीक्यूज है तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर यानी विनिमय बिल के पक्षकारों के बारे में बात करेंगे पहले, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला वो चैप्टर है। तो विनिमय बिल में प्राय निम्नलिखित 3 प्रकार के पक्षकार होते हैं, यानी इसमें 3 टाइप्स के पक्षकार होते हैं। अब उनका वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका ड्रावर होता है, फिर एक होता है असप्टर या ड्रावी होता है, और लास्ट होता है आपका पेई। ठीक है, तो ड्रावर बोले तो लेखक, यानी बिल को लिखने या बनाने वाला व्यक्ति बिल का लेखक कहलाता है। प्राय ये लेनदार होता है यानी क्रेडिटर्स होता है, यानी जिसको पेमेंट करना है वह व्यक्ति लेखक होता है यानी ड्रावर होता है। फिर बात करें स्वीकार करता है यानी असप्टर या ड्रावी के बारे में बात करें, जिस व्यक्ति पर बिल लिखा जाता है वह बिल की शर्तों का पालन करते हुए देय तिथि को बिल की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति देता है, उसे स्वीकारकर्ता कहते हैं। प्राय ये डेटर्स होता है, प्राय ये देनदार होता है, यानी जस्ट इसका विपरीत होता है। यानी जो लेखक होता है वो तो क्रेडिटर्स होता है और जो स्वीकारकर्ता असप्टर या ड्राइवी होता है वो डेटर्स होता है। नेक्स्ट बात करें पे की, प्राप्तकर्ता की, जिस व्यक्ति को बिल की राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज्ड है बिल की राशि का पेमेंट प्राप्त करने का जिसको राइट्स होता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है। कई बार लेखक, ये महत्वपूर्ण है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि कई बार लेखक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकता है, यानी क्रेडिटर्स और जो पेई है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, यानी लेखक या प्राप्तकर्ता व्यक्ति एक ही व्यक्ति होता है। ऐसी दशा में बिल में 2 पक्षकार रह जाते हैं। अब 2 पक्षकार कौन कौन से रहेंगे, एक तो आपका रहेगा स्वीकर्ता और एक रहेगा आपका, सॉरी, एक लेखक रहेगा एक रहेगा वो प्राप्तकर्ता इस स्थिति में। नेक्स्ट बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं। यानी उदाहरण के रूप में चंद्रशेखर ने शिव कुमार को 5,000 रुपए का माल बेचा तथा 2 माह पश्चात भुगतान को का शिव कुमार को आदेश देते हुए एक विनिमय बिल लिखा, जिसे शिव कुमार ने स्वीकृत करके चंद्रशेखर को दे दिया। चंद्रशेखर ने इस बिल को बैंक से भुना लिया, देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। जहां चंद्रशेखर बिल का लेखक है तो शिव कुमार स्वीकृता है तथा बैंक प्राप्त करता है। यदि चंद्रशेखर बिल को बैंक से नहीं भुनाता तो चंद्रशेखर ही पेई या प्राप्तकर्ता होता। इस स्थिति में आपके 2 पक्षकार यहाँ पे हो जाते। तो ये बेसिकली देख रहे हैं विनिमय बिल का जो प्रारूप है किस प्रकार से, हालांकि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। ये प्रोफॉर्मा हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे जो भी राशि है वो आ जाएगा, वो जो रेवेन्यू टिकट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा। बिल की तिथि से 3 माह पश्चात हमें या हमारे द्वारा आदेशित व्यक्ति को प्राप्त लाभ के बदले 20,000 रुपये का भुगतान करें। ठीक है, जो भी है सेवा में उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, स्वीकृत किया गया, और जो भी फर्म है और जो भी इसको ऑथराइज मैनेजर्स हैं उनके यहाँ पे साइन हो जाएंगे। ठीक है, अब विनिमय बिल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपका स्टार्ट होता है, यानी मोस्ट जो विनिमय बिल होता है आपका एक अवधि के आधार पे होता है, एक स्थानानुसार होता है, एक उद्देश्य के अकॉर्डिंग होता है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले अवधि के आधार पे देखते हैं, यानी पीरियड के आधार पे देखते हैं। किसके आधार पे, बेसिस ऑफ पीरियड। पहला आपका मुदती या सावधि बिल एंड टाइम बिल देखते हैं। तो एक ऐसा विनिमय बिल जिसमें बिल की राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात करना होता है, सावधि बिल कहलाता है। ऐसे बिल की देय तिथि की गणना निश्चित अवधि में अनुग्रह दिवस के 3 दिन और जोड़कर की जाती है, यानी इसमें 3 डेज को और प्लस किया जाता है, यानी बोनस के रूप में इसको जोड़ा जाता है। जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का 90 डेज का समय है, ठीक है, तो उसमें 3 डेज और ऐड कर देंगे 93 हो जाएगा। जैसे आपका 80 डेज का है तो 3 डेज ऐड कर देंगे, 83 डेज आपकी जो राशि है मुदती या सावधि बिल की, सॉरी वो टाइम है वो हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद में इसका पेमेंट करना होता है। फिर आपका डिमांड बिल या दर्शनी बिल, एक ऐसा बिल जिसका भुगतान स्वीकारकर्ता को बिल के प्रस्तुत करने पर ही करना होता है, दर्शनी बिल कहलाता है। यानी जब डिमांड होती है
तो उसी समय इसका भुगतान करना होता है, तो इसी को डिमांड बिल या दर्शनी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्थानानुसार एंड बेसिस ऑफ पैलेस। स्थानानुसार बात करें तो एक तो आपका इनलैंड बिल होता है, एक फॉरेन बिल होता है। इनलैंड बोले तो अंतर्देशीय बिल, यानी अंतर्देशीय बिल को देखते हैं, एक ऐसा बिल जो जिस देश में लिखा जाता है उसी देश में स्वीकार किया जाता है और उसी देश में भुगतान के योग्य होता है, अंतर्देशीय बिल कहलाता है। यानी जैसे भारत के बारे में बात करें, जैसे इंडिया में कोई बिल लिखा जाता है और उसी देश में उसको स्वीकार किया जाता है या बनाया जाता है, तो एक तरीके से अंतर्देशीय बिल होता है। फिर विदेशी बिल है, फॉरेन बिल के बारे में बात करें, एक ऐसा बिल जो एक देश में लिखा जाता है और दूसरे देश में स्वीकार किया जाता है, विदेशी बिल कहलाता है। जैसे भारत में लिखा गया बिल है और ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार किया जाता है, तो एक तरीके से वो आपका फॉरेन बिल या विदेशी बिल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। इसमें आपका दो प्रकार के बिल होते हैं, एक तो ट्रेड बिल होता है, एक अकोमोडेशन बिल होता है, यानी अनुग्रह सहायता बिल होता है, और एक होता है व्यापारिक बिल। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रेड बिल को। तो ऐसे बिल जो व्यापारिक लेन देनों के फलस्वरूप लिखे और स्वीकार किए जाते हैं व्यापारिक बिल कहलाते हैं। यानी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी बिल लिखे जाते हैं व्यापार के ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, वो व्यापारिक बिल कहलाते हैं। जैसे विक्रेता द्वारा ग्राहक को उधार माल बेचने पर भुगतान प्राप्ति हेतु बिल लिखना तथा ग्राहक द्वारा उसको स्वीकार करना, तो इस प्रकार के बिल व्यापारिक बिल कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनुग्रह सहायता बिल है, अकोमोडेशन बिल है, यानी किसी व्यक्ति या दोस्त को एक सहायता के लिए जो बिल लिखे जाते हैं वो अनुग्रह या सहायता बिल कहलाते हैं। ऐसे बिल जो व्यापारिक समुदाय में एक दूसरे को यानी व्यापारिक समुदाय के बारे में बात करें यहाँ पे, तो व्यापारिक कम्युनिटी में एक दूसरे को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से लिखे और स्वीकार किए जाते हैं, अनुग्रह या सहायता बिल कहलाते हैं। जैसे गणेश ने बलराम पर 30,000 रुपये का बिल लिखा जिसे बलराम ने स्वीकार कर दिया, तथा बलराम ने गणेश पर 30,000 रुपये का बिल लिखा जिसने गणेश ने स्वीकार कर लिया है, इंटरचेंज किया आपस में दोनों ने इन बिलों को बैंक से बुना लिया और जिससे दोनों की धन की आवश्यकता भी पूर्ति हो गई। तो इस प्रकार के बिल होते हैं वो अनुग्रह सहायता बिल कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो चुका है। अब इसमें आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंथोटिकल पार्ट हर कैंडिडेट जानता है, इजी भी है। तो विनिमय बिल संबंधी व्यवहारों का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, अकाउंटिंग रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब देखते हैं इसको। लेखांकन की दृष्टि से बिल को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। ये एक प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल होता है, दूसरा आपका बिल्स पेबल होता है। इसके बारे में हालांकि आप सभी को पता है, लेकिन एक तो आपका बीआर होता है, तो एक बीपी होता है, और ये दोनों आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है। क्या होती है? सब्सिडरी बुक्स भी कहलाती है। और जो आपका बीआर का बैलेंस होता है यानी बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है, एक तरह से आपकी असेट्स होती है व्यापार के लिए। और जो आपका बीपी होता है तो बीपी का बैलेंस सीआर होता है, और ये व्यापार के लिए लायबिलिटीज एंड दायित्व होता है। ठीक है, तो यानी लेखांकन की दृष्टि से बिल को दो भागों में बांटा जाता है, एक बिल्स रिसीवेबल और दूसरा बिल्स पेबल है। बिल लेखक अथवा भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए प्राप्य बिल होता है, यानी जो भी बिल लेखक होता है या भुगतान प्राप्तकर्ता होता है, पेई होता है, उसके लिए बीआर होता है। और बिल स्वीकारता यानी जो एक्सेप्टर होता है, ड्रावी होता है, उसके लिए बीपी कहलाता है, यानी उसको पेमेंट करना है। प्राप्य बिल संपत्ति है, जबकि देय बिल एक तरह से लायबिलिटी होती है, हालांकि इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है बिल खातों को वस्तुगत खाते मानते हुए, यानी जो आपके बिल्स बीआर और बीपी वाले खाते होते हैं वो वस्तुगत खाते होते हैं। कौन से खाते होते हैं? वस्तुगत खाते होते हैं। वस्तुगत खाते मानते हुए जनरल के सामान्य नियमों के अकॉर्डिंग दोहरा लेखा पद्धति पर इनका लेखांकन या एंट्री की जाती है, जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेखक के बिल प्राप्ति पर प्राप्य बिल खाता, यानी जो लेखक होता है, ड्रावर होता है, तो बिल प्राप्ति पर बीआर खाते को डेबिट करेगा तथा स्वीकार करता देय बिल खाते को सीआर करेगा, जस्ट इसके विपरीत कर देगा। अब इसकी लेखा प्रविष्टियां अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। यानी बिल के लिखने व स्वीकार करने पर ऑन ड्राइविंग एंड एक्सेप्टिंग ए बिल, पहला है लेखक की पुस्तकों में एंट्री करेंगे, जो लेखक होता है, ड्रावर होता है, उसकी पुस्तक में किस प्रकार से एंट्री होगी। बुक्स ऑफ ड्रावर है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविंग अकाउंट। ठीक है, जैसे स्वीकार करता है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, स्वीकार करता है यहाँ पे ड्राइविंग की जगह नाम आ जाएगा, जैसे राम है, श्याम है, एक्स वाई जेड जो भी है वो आ जाएगा। अब स्वीकार लेखक की पुस्तकों में एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ड्राइविंग अकाउंट। ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। स्वीकार करता है पुस्तकों में एंट्री करेंगे तो ड्रावर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो ड्रावर्स जो आपका लेखक है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी एक्सेप्टेंस गिवन। लेखक के बिल प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित स्थितियां बन सकती है। अब लेखक को बिल प्राप्ति के पश्चात में कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है वो देखते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो होती है देय तिथि तक लेखक द्वारा बिल अपने पास ही रखना, यानी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट तक लेखक अपने पास ही बिल को रख लेता है, या बिल को देय तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया जाता है।
नेक्स्ट बिल को बुना लिया जाता है, बिल का बेचान कर दिया जाता है, वो लास्ट में बिल को संग्रहण हेतु बैंक में भेजना। इस प्रकार की स्थितियां होती है। अब इनको वन बाय वन पांचों को देखते हैं। फर्स्ट आपका देय तिथि तक लेखक द्वारा बिल अपने पास ही रखना, यानी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट तक जो ड्रावर होता है उसके द्वारा बिल को अपने पास ही रख लिया जाता है। तो उस संबंध में किस प्रकार से लेखांकन प्रविष्टियां होगी। इस दशा में बिल की देय तिथि यानी ड्यू डेट पर भुगतान लेखक को ही प्राप्त होगा, इसलिए लेखक की पुस्तकों में रोकड़ खाता डेबिट करेंगे, तब प्राप्य बिल खाता सीआर करेंगे, जबकि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में देय बिल खाता डेबिट करेंगे, तब रोकड़ खाता सीआर कर देंगे। जस्ट इसका विपरीत कर देंगे और यहाँ पे बीआर की बीपी हो जाएगा। लेखक की पुस्तकों में करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल है, यानी लेखक को पैसा मिलेगा। पेमेंट ऑफ द बिल रिसीव्ड है तो कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। और स्वीकार करता है जो एक्सेप्टर है एंड ड्रावी है तो उसको पेमेंट करना है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, यानी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यानी गणपति ने रविशंकर को 1 मई 2004 को 15,000 रुपए का माल उधार में भेजा था। इस रकम के लिए उसने रविशंकर पर 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा, जिसे रविशंकर ने स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। गणपति व रविशंकर की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए, यानी ऑन मई 1 जो भी है गणपति सोल्ड गुड्स रुपीज 15,000 टू रविशंकर ऑन क्रेडिट फॉर द अमाउंट द ड्रू ए बिल on Ravishankar for the 3 months which was accepted by Ravishankar on due date the bill was met. Give the journal entries in the books of गणपति and रविशंकर की। अब पहले जनरल बनाते हैं इसका। जनरल गणपति के जनरल में एंट्री करेंगे, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और आपको एक सीआर आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगी आपके रविशंकर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रविशंकर को माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू रविशंकर, कितने का बेचा है 15,000 का। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल टू रविशंकर, यानी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम रविशंकर। 15,000 रुपए का एक्सेप्टेंस प्राप्त हो गई किससे, रविशंकर से। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000, यानी पैसा प्राप्त हो गया, कितने का हो गया 15,000 का। नेक्स्ट है परचेज टू गणपति, क्या है परचेज टू गणपति, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम गणपति से, तो ये 15,000 की एंट्री हो गई। फिर एक्सेप्टेंस गिवन टू गणपति है, यानी गणपति टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी उसने स्वीकृति दे दी है तो 15,000 हो जाएगी। फिर इसका पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट हो जाएगा 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास जो ड्यू डेट तक बिल लेखक अगर अपने पास रख लेता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से लेखांकन प्रविष्टियां होती है, वो बात कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन है आपकी बिल का देय तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया जाना, यानी इसका एक तरीके से ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट कर देंगे तो उस संबंध में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। कई बार स्वीकार करता बिल का निश्चित अवधि समाप्ति से पूर्व भुगतान कर देता है। इसी दशा में समय से पूर्व भुगतान प्री मेच्योर मान सकते हैं आप। समय से पूर्व भुगतान के एवज में बिल के लेखक द्वारा स्वीकारकर्ता को कुछ रिबेट दी जाती है। अब स्वाभाविक है आप किसी, जैसे आपका कोई डेटर्स है, अब डेटर्स का आपने उसको जो भी पेमेंट है रिपेमेंट करनी है तो उसको आपने अगर 90 जैसे 90 दिन का समय दे रखा है, अगर कोई डेटर्स आपको 80 डेज में 75 डेज में आपको पैसे दे देता है, 10-15 दिन पहले दे देता है, तो स्वाभाविक है कि आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। अनावश्यक आपको जो वित्तीय समस्याएं हैं या लिक्विडिटी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके लिए जो व्यापारी है वो डेटर्स को एक निश्चित रिबेट देता है, छूट देता है। अब छूट देगा तो स्वाभाविक है कि जो डेटर्स है उसके लिए फायदा होगा यानी प्रॉफिट होगा, और जो व्यापारी है उसके लिए उसमें कुछ लॉसेज होगा। तो उस में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी रिबेट दी जाती है। यह छूट स्वीकारकर्ता के लिए लाभ होता है तथा भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए हानि होती है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अतः भुगतान प्राप्त करता यानी लेखक एंड ड्रावर की पुस्तकों में छूट खाता डेबिट करेंगे तो स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में छूट खाता को शेयर कर देंगे, क्योंकि लेखक को लॉसेज हो रहा है तो डेबिट करेंगे और जो एक्सेप्टर है उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो खाता है वो शेयर कर देंगे। और छूट की राशि की गणना का सूत्र इस प्रकार से है, एंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रिबेट है द फेस वैल्यू ऑफ द बिल है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू अनएक्सपायर्ड डेज अपॉन 365 डेज है 365 डेज। अब लेखा प्रविष्टियां किस प्रकार से होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से होगी वो देखते हैं। यानी पहले तो लेखक की पुस्तकों में करेंगे और फिर स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में एंट्री करेंगे। लेखक की पुस्तकों में एंट्री करते हैं तो एंट्री हो गया केस अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जैसे केस उसको 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं, 400 रुपये का वो रिबेट देता है और टोटल कितना हो गया 5400 रुपया। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। फिर यदि लेखक की पुस्तकों में एंट्री हो गई केस अकाउंट डेबिट रिबेट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे लेखक को लॉसेज हो रहा है तो रिबेट को डेबिट कर देंगे। वो स्वीकार करता है पुस्तकों में करेंगे एंड बुक्स ऑफ ड्राविंग में करेंगे तो
जो आपका रिबेट है, रिबेट यहाँ पे डेबिट हो रहा था लेखक की पुस्तकों में, तो स्वीकार करता की पुस्तकों में ये सीआर हो जाएगा। तो पेमेंट करेंगे बीपी का, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो रिबेट हो जाएगा। यानी आपने 5400 का पेमेंट कर दिया, उस एंट्री को देखते हुए 5000 कैश कर दिया और 400 रुपये का रिबेट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, बिल की कटौती कराना या बुनाना, यानी डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल, यानी बिल को कटौती कराना या बुनाना किस प्रकार से बुनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। आपकी 3rd नंबर की सिचुएशन है, देखो डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल, यानी भुगतान की देय तिथि आने से पूर्व ही लेखक को धन की आवश्यकता पड़ने पर बैंक, यानी जो जैसे मान के चलो भुगतान की इसकी ड्यू डेट है 90 डेज की है, अब लेखक को 50 डेज में 50 दिन में ही धन की आवश्यकता पड़ जाती है। अब उसको उसकी परिस्थिति है तो उस बिल को भुना लेता है, तो उस संबंध में जो राशि है उसमें से बैंक द्वारा कुछ बट्टा काटा जाता है। किस प्रकार से काटा जाता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर बैंक या अन्य व्यक्ति से बिल को भुना सकता है अर्थात बेच सकता है। प्राप्त बिल बैंक से ही बुनाए जाते हैं। ऐसी दशा में बैंक बुनाने की तिथि से बिल की देय तिथि तक अवधि के लिए ब्याज के लिए बिल की राशि में से बट्टा यानी डिस्काउंट काट कर शेष राशि लेखक यानी जो बुनाने वाला व्यक्ति है उसको अदा कर देता है, पेमेंट कर देता है। यह बट्टा लेखक यानी बुनाने वाले के लिए हानि होती है क्योंकि इसने प्री मेच्योर या ड्यू डेट से पहले जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको बनाया है। बैंक द्वारा बट्टा काटने के पश्चात शेष राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाता है, महत्वपूर्ण है। यानी बैंक द्वारा जो बट्टा काटा जाता है तो काटने के पश्चात में जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसका कैश पेमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि भुनाने वाले ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है। यानी जो भुनाने वाला ग्राहक है उसके खाते में उसको जमा कर दिया जाएगा। इस स्थिति में लेखक करते समय लेखक बैंक खाता व बट्टा खाते को डेबिट करेगा और प्राप्य बिल खाते को यानी जो बीआर है उसको शेयर कर देगा। यह व्यवहार लेखक और बैंक के मध्य होता है, अतः स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। यानी जो भी अब ये ट्रांजेक्शन होगा वो लेखक और बैंक के मध्य होता है और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं होगा क्योंकि डेट जो ड्यू डेट है उससे पहले किया जा रहा है। देय तिथि पर बिल का भुगतान स्वीकारकर्ता से बैंक प्राप्त करेगा, इसलिए बिल की देय तिथि पर भुगतान के समय स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में तो लेखा होगा किंतु लेखक की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा। यानी जो बिल की ड्यू डेट आएगी उस समय तो स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में लेखा होगा और लेखक की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा। और अगर प्री मेच्योर यानी जो भी उसकी ड्यू डेट से पहले अगर इसको बनाया जाता है तो यहाँ पे स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा और लेखक की पुस्तकों में लेखा होगा, यानी जस्ट विपरीत हो जाएगा। फिर आपके लेखा प्रविष्टियाँ हैं यानी अकाउंटिंग एंट्रीज है। अब अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से होगी, तो बिल बुनाने की तिथि के बारे में बात करते हैं। तो लेखक की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी, एंड बुक्स ऑफ ड्रावर के बारे में बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जैसे ये 5000 रुपये बैंक का हो गया, डिस्काउंट 4000 का 400 का हो गया और टोटल राशि हो गया आपकी 5400 रुपया। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, एंड बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, डिस्काउंट 400 रुपये डिस्काउंट हो गया ड्यू डेट से पहले बुनाने पर। नेक्स्ट है, अब इसमें ऊपर देख चुके हैं अगर ड्यू डेट से पहले अगर बिल को बनाया जाता है तो स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बैंक और लेखक के मध्य हो रहा है, स्वीकारकर्ता को इसके बारे में कोई पता नहीं है। और देय तिथि के बारे में बात करें तो देय तिथि पर स्वीकारकर्ता द्वारा भुगतान करने पर अगर ड्यू डेट पर भुगतान किया जाता है तो उस समय स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में लेखा होगा और साथ में जो भी लेखक है उसकी पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा। लेखक की पुस्तकों में इसका लेखा नहीं होगा और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में लिखा करेंगे तो बुक्स ऑफ ड्रावी की पुस्तकों में लिखा करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल की संपूर्ण राशि से यह लेखा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका बिल का बेचान, चौथी स्थिति है बिल का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ बिल है। क्या कर रहे हैं, अभी बिल का बेचान कर रहे हैं। तो बिल एक बिन में साध्य प्रलेख होता है, इसलिए लेखक अपने किसी ऋण का भुगतान करने हेतु बिल का हस्तांतरण या बेचान अपने लेनदार के पक्ष में कर सकता है। यानी जो क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार होते हैं उनके पक्ष में इसका बेचान या ट्रांसफर कर सकता है इसको। इसमें बिल बेचानी यानी जो लेनदार के स्वामित्व में चला जाएगा तो उसी को देय तिथि पर बिल का भुगतान प्राप्त होता है। जैसे ललित ने भवानी से माल खरीदा तथा भुगतान हेतु भवानी का 3 माह का बिल स्वीकार किया गया, भवानी ने इस बिल को बाद में अपने लेनदार पंकज को बेचान कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, जैसे एक्स है वो लेखक है और ये वाई स्वीकार करता है। ठीक है, अब एक्स नेक्स्ट जैसे जेड को इसका ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ 3 पक्षकार है जिनमें से भवानी बिल का लेखक है, ललित बिल का स्वीकार करता है तथा पंकज बेचानी है। एक ही बिल के संबंध में यह बेचान की प्रक्रिया कई बार भी हो सकती है। ठीक है, कई बार इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, व्यक्ति चेंज हो सकते हैं। बिल के बेचान की दशा में लेखक या बेचान तथा बेचान की पुस्तकों में ही लेखा होगा, स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इसका लेखा नहीं होगा। बेचानकर्ता की पुस्तकों में बेचानी यानी लेनदार क्रेडिटर्स का खाता डेबिट करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल खाता सीआर होगा, जबकि बेचानी की पुस्तकों में प्राप्य यानी जो बीआर है वो डेबिट कर देंगे और बेचानकर्ता का खाता सीआर कर देंगे।
अब इसकी लेखा परीक्षा देखते हैं। बेचानकर्ता की पुस्तकों में अन्य बुक्स ऑफ एंड्रोसर की पुस्तकों में किस प्रकार से लिखा होगा, तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी एंड्रोसी अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, एंड बिल एंड्रोस इन फेवर ऑफ एंड्रोसी। ठीक है, फिर बेचाने की पुस्तकों के बारे में बात करें तो बुक्स ऑफ एंड्रोसी की पुस्तकों में लिखा होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंड्रोसर अकाउंट हो जाएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। बिल के बेचान पर स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में किसी प्रकार से कोई लेखा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका बिल को संग्रहण हेतु बैंक में भेजना, यानी कलेक्शन के लिए जैसे बिल जारी कर दिया जाता है, अब कलेक्शन के लिए उसको बैंक में प्रेजेंट करना होगा, तो बैंक द्वारा उस पर भी एक निश्चित जो चार्जेज होता है वो चार्जेज बैंक द्वारा वसूल किया जाता है, क्योंकि बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस दे रहा है, तो इसमें चार्जेस वसूल किया जाएगा। तो किस प्रकार से किया जाएगा वो देखते हैं। पहले तो इसका बेसिक देखते हैं। यानी कई बार बिल का धारक बिल की देय तिथि पर स्वयं स्वीकारकर्ता से रकम वसूल करने के ब्याज अपने बैंक के माध्यम से बिल की राशि की वसूली करता है के बजाय, यानी वसूल करने के बजाय अपने बैंक के माध्यम से बिल की राशि की वसूली करता है। इस हेतु धारक बिल को बैंक में जमा करा देता है, जिससे बिल को संग्रहण यानी कलेक्शन हेतु बैंक भेजना कहते हैं। बैंक देय तिथि पर स्वीकारकर्ता से बिल की रकम संग्रहित कर धारक यानी जो ग्राहक होता है के खाते में इसको सीआर या क्रेडिट कर देता है, जमा कर देता है। इससे बिल का धारक रकम वसूली की कठिनाई से मुक्त हो जाता है। बैंक इस सेवा के एवज में कुछ शुल्क लेता है, जिसे बैंक शुल्क या बैंक चार्जेस कहते हैं। यह धारक के लिए एक तरह से लॉसेज या हानि होती है और बैंक के लिए एक तरह से प्रॉफिट होता है। अब इसमें लेखांकन अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है उसको देखते हैं। लेखा पृष्ठें अकाउंटिंग एंट्रीज है। लेखक या प्राप्तकर्ता की पुस्तकें बुक्स ऑफ ड्रावर या पे के बारे में बात करें तो बिल बैंक में संग्रहण हेतु जमा कराने की तिथि को, यानी जो बिल है वो बैंक में संग्रहण कराने की तिथि को किस प्रकार से एंट्री होगी, तो एंट्री होगी आपके बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल की राशि जो भी आ जाएगी, यानी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक से बिल के संग्रहण की सूचना मिलने पर, अब जैसे आप बैंक में कलेक्शन हेतु बिल को जमा करा देते हैं, अब बैंक आपको एक आध दिन में सूचना देगा। ठीक है, अब सूचना देने पर क्या एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जर अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, यानी कितना पैसा प्राप्त हुआ है, कितना चार्जर वसूल किया गया है, टोटल राशि कितनी है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। यानी बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड कलेक्शन चार्जेज डिडक्टेड, यानी और इसमें ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि स्वीकारकर्ता के पुस्तकों में इस व्यवहार का कोई लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो यानी आपका 22-23 मिनट का वीडियो हो चुका है, जिसको थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट आपका बिल का तिरस्कार या अनादरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, यानी डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी जो लेखांकन प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो भी बेसिक जो भी बिल का फिर उसका रिन्यूअल किस प्रकार से कराएंगे और लेखांकन प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होगी, और स्वीकर्ता का अगर कोई दिवालिया हो जाता है लेखक की पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री होगी, स्वीकर्ता की पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री होगी, अनुग्रह सहायता बिल है जो अकोमोडेशन बिल है वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और प्राप्य बिल तथा देय बिल की जो सब्सिडरी बुक्स है उसका नमूना देखेंगे। फिर इनमें लेजर में इनकी किस प्रकार से पोस्टिंग की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बाकी का रिमेनिंग आपका जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। अगर किसी फ्रेंड्स को कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अभी से तैयारी आपको स्टार्ट करनी है और आपकी वैकेंसी जल्द 10-15-20 दिन में आ जाएगी। और एग्ज़ाम भी आपका हालांकि ऐसे प्रस्तावित अक्टूबर 26 में बता रखा है, बट आपको अगस्त सितंबर 2026 को बेसिस ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है।